कभी सोचा है एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल हो, जिसके सर से पिता का साया उठ गया हो, घर में कमाने वाला कोई ना हो, 4 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई हो और वही लड़की एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर बन जाए, जिसे भारत रत्न मिला हो, जिसकी आवाज पर करोड़ों लोग रोते भी हैं और हंसते भी हैं और आज भी उनकी आवाज सुनकर गूज़बम्प आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेस का सीक्रेट क्या होता है, आप बोलोगे टैलेंट, लक, मनी, लेकिन लता मंगेशकर जी का जवाब है सक्सेस का असली सीक्रेट है डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस और अपने काम के प्रति ईमानदारी। और आज का चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू है जिसे पढ़कर आप सिर्फ एग्जाम ही नहीं लाइफ भी समझ जाओ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद ये चैप्टर कभी भूल नहीं पाओगे, सपनों में आएगा ये चैप्टर। तो क्लास 9 हिंदी गंगा बुक का चैप्टर नंबर 4 ऐसी भी बातें होती हैं। ये चैप्टर एक्चुअल एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू किसने लिया? यतिंदर मिश्रा जी ने। और इंटरव्यू किसका था? भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी का। लेकिन ध्यान रखना, ये इंटरव्यू सिर्फ सॉन्ग के बारे में नहीं है, ये इंटरव्यू है एक इंसान के कैरेक्टर का, एक बेटी के सैक्रिफाइस का, एक आर्टिस्ट के डिसिप्लिन का और एक महान व्यक्ति के सिंप्लिसिटी का। एग्जाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी। तो इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझना। सबसे पहले ऑथर का समझते हैं। इस इंटरव्यू को लिखने वाले हैं यतिंदर मिश्रा, जिनका जन्म 1977 अयोध्या में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए किया, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इन्हें म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेम था और इन्हें पोएट्री से भी प्यार था, इंडियन कल्चर से भी प्यार था। इसलिए इन्होंने लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू इतने डेप्थ में लिया कि हमें सिर्फ आंसर नहीं मिलते, एक पूरी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। अब लता मंगेशकर जी को समझते हैं। अगर इंडिया में म्यूजिक का नाम लिया जाए और लता मंगेशकर का नाम ना आए तो वो लिस्ट अधूरी है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और सिर्फ 5 साल की एज से ही उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। और इनका टीचर कौन था? उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर। ये सिर्फ सिंगर नहीं थे, ग्रेट क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इस वजह से लता जी के अंदर बचपन से ही म्यूजिक बस गया। अब इंटरव्यू शुरू होता है। यतिंदर मिश्रा जी बहुत रिस्पेक्ट के साथ लता जी को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं, दीदी मैं आज सिर्फ आपसे इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ जो करोड़ लोग रोज आपके गाने सुनते हैं वो आपके अंदर के इंसान को जाने। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम किसी सेलिब्रिटी का सिर्फ सक्सेसफुल साइड देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कितने स्ट्रगल होते हैं, कितने सैक्रिफाइस होते हैं, वो कभी नहीं देखते। इस वजह से इंटरव्यूअर पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि पूरा का पूरा इंटरव्यू एक मोटिवेशन बन जाता है। अब लता जी का पहला आंसर सुनो। वो कहती है, बहुत धन्यवाद, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैंने म्यूजिक से जो भी सीखा है वो सब कुछ शेयर करूंगी। अब जरा सोचो, ये वही लेडी है जिनकी आवाज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन एक बार भी एटीट्यूड नहीं, एक बार भी ईगो नहीं, ना ये कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ना ये कहा ये मुझसे मत पूछो। बस एक ही बात, मैं जितना जानती हूँ सब शेयर करूंगी। यहीं से हमें पहला पर्सनैलिटी तर्क मिलता है, विनम्रता यानी कि ह्यूमैनिटी। और अगर एग्जाम में पूछा जाए लता मंगेशकर के व्यक्तित्व की सबसे पहली विशेषता क्या दिखाती है, तो आपका आंसर रहेगा सिंप्लिसिटी और विनम्रता। अब इंटरव्यूअर पूछते हैं, दीदी आपके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के कौन सी यादें आज भी आपके दिल में जिंदा है? तो बच्चों, कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरी लाइफ की कहानी खोल देता है और यहीं से चैप्टर का असली सफर शुरू होता है। लता जी मुस्कुराती है और कहती है, हम बचपन में बहुत शरारत करते थे। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सिंपल और शांत लता जी भी शरारत करती होगी? हाँ, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह। लेकिन अब देखना उनके पिता उन्हें डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं। लता जी बताती हैं, जब भी हम कोई शरारत करते थे पापा हमें बुला लेते थे, सब भाई बहन एक लाइन में खड़े हो जाते। अब आप सोचोगे अब डांट पड़ेगी,
मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पंडित दीनानाथ जी सिर्फ बच्चों को देखते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते। बस उनकी आंखों में इतनी गंभीरता होती कि बच्चे खुद रोना शुरू कर देते थे। फिर वो सिर्फ एक लाइन बोलते, समझ गए ना? और बच्चे तुरंत बोलते, हाँ बाबा समझ गए। उनके बाद बोलते, अच्छा अब जाओ और बाहर खेलो। तो बच्चों, इस इंसिडेंट को आप स्टोरी समझ के मत निकाल देना, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट कंसेप्ट है। यहाँ ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि डिसिप्लिन के दो तरीके होते हैं, एक डर से और दूसरा रिस्पेक्ट से। पंडित दीनानाथ जी ने कभी मार कर डिसिप्लिन नहीं सिखाया, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से डिसिप्लिन सिखाया। बच्चे उनसे डरते नहीं थे, उनका सम्मान करते थे। और जब रिस्पेक्ट होती है तो इंसान खुद अपनी गलती मान लेता है। तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। अब लता जी अपने पिता के बारे में और बताती है। वो कहती है, मैंने अपने बाबा को हमेशा म्यूजिक में डूबा देखा। सोचो, उस जमाने में टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लेकिन उनके पिता की ड्रामा कंपनी थी। रात 9 बजे नाटक शुरू होता और करीब रात के 2-3 बजे खत्म होता, क्योंकि उस समय के नाटक में सिर्फ एक्टिंग नहीं होती थी, बीच बीच में लंबी क्लासिकल सिंगिंग भी होती थी। जब दीनानाथ जी गाना शुरू करते तो हॉल में तालियां गूंज उठती, लोग सीटियां बजाते और बार बार चिल्लाते, वंस मोर वंस मोर। आज भी कॉन्सर्ट में ये होता है, लेकिन उस जमाने में ये किसी सिंगर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड हुआ करता था। फिर लता जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है, मेरे बाबा एक ही राग को गाते गाते अपने स्वर बदल लेते थे और अचानक से उसी राग से एक नया राग बना देते, फिर कुछ देर बाद वापस पहले वाले राग में आ जाते। तो बच्चों, ये काम किसी ऑर्डिनरी सिंगर का तो नहीं है, इसके लिए सालों की क्लासिकल ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए पंडित दीनानाथ जी को महान क्लासिकल म्यूजिशियन माना जाता था। फिर लता जी बताती है, उनके पिता सिर्फ परंपरा को फॉलो नहीं करते थे, वो नए एक्सपेरिमेंट भी करते थे। वो कर्नाटका जाके वहाँ का म्यूजिक सीख कर आए, पंजाब का म्यूजिक भी सीखा और फिर अपने मराठी नाटकों में भी इंक्लूड किया। यानी वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक इनोवेटर भी थे। ये हमें एक लेसन देता है, जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। लता जी बताती है, जिस दिन ड्रामा नहीं होता था उस दिन घर में म्यूजिक की महफिल सजती थी। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन घर आते और फिर सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक होता। सोचो, जिस बच्ची का बचपन ही सुरों के बीच गुजरा हो, वो आगे चलकर लता मंगेशकर ही बनेगी। यही एनवायरनमेंट उनका सबसे बड़ा स्कूल था। अब यतींद्र मिश्रा जी पूछते, दीदी म्यूजिक के अलावा आपने अपने पिता से क्या सीखा? अब बच्चों, ये चैप्टर का टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब बात म्यूजिक की नहीं है, कैरेक्टर की होने वाली है। और लता जी जो जवाब देती है वही उनकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बन जाता है। वो कहती है, सबसे ज्यादा मैंने उनसे स्वाभिमान के साथ जीना सीखा। बच्चों, स्वाभिमान ये सिर्फ एक हिंदी वर्ड नहीं है। स्वाभिमान का मतलब है खुद की इज्जत करना और अपनी जरूरत के लिए कभी अपने कैरेक्टर या सेल्फ रिस्पेक्ट को ना बेचना। लता जी कहती हैं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा मुझे पैसे दे दो, मुझे ये चीज खरीद दो, मुझे इसकी जरूरत है। सोचो, एक इंसान जिसने दुनिया भर में इतना नाम कमाया, वो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट सिंगिंग को नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मानती हैं। आज के टाइम में बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, रिकमेंडेशन, सेटिंग, इन्फ्लुएंस, लेकिन लता जी का मानना था अगर मेहनत करके ही मिलता है तो ही उसकी वैल्यू होती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लता जी बताती है, मेरे बाबा हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। बच्चों, ये लाइन सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरी लाइफ का प्रिंसिपल है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जिद की बात नहीं हो रही है, यहाँ सच्चाई के साथ खड़े रहने की बात हो रही है। अब ये चैप्टर एकदम इमोशनल हो जाता है। लता जी बताती हैं, हमारे घर में भी अच्छे दिन थे, पापा की ड्रामा कंपनी चलती थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। पंडित दीनानाथ जी का देहांत हो गया और उसी दिन पूरी घर की दुनिया बदल गई। सोचो बच्चों, एक छोटी सी लड़की जिसकी एज भी बहुत कम है, उसके कंधों पर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ऐसे टाइम में बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन लता जी टूटी नहीं,
उन्होंने डिसाइड किया अब मुझे घर संभालना है। ये डिसीजन किसी की मजबूरी का नहीं, ड्यूटी का डिसीजन था। लता जी कहती है पापा के बाद बहुत बुरे दिन देखे, पैसे की कमी थी, प्रॉब्लम बहुत थी, लेकिन माँ ने भी वही संस्कार दिए, चाहे जैसा भी समय हो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। बच्चों, इसी लाइन से पता चलता है करेक्टर पैसों से बड़ा होता है। अगर दो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, एक शॉर्टकट चूज कर और दूसरा मेहनत, शायद शॉर्टकट वाला जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन हिस्ट्री हमेशा उसी को याद रखती है जो अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ता। और इसी वजह से आज हम सिर्फ लता जी की आवाज को नहीं जानते, उनके कैरेक्टर को भी सैल्यूट करते हैं। अब इंटरव्यूअर एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए पूछते हैं, बचपन में आप लोग फिल्में देखकर उनकी एक्टिंग भी करते थे? लता जी जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है हाँ, बहुत करते थे। लता जी बताती है एक फिल्म थी संत तुकाराम, उसमें एक सीन था जहाँ भगवान का विराम संत तुकाराम को लेने आता है। बस यहीं से बचपन की इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। घर के तकिए गद्दे सब एक के ऊपर एक रख दिए जाते, उन्हें स्वर्ग बना दिया जाता और लता जी ऊपर बैठ जाती। नीचे आशा भोसले और बाकी बच्चे रोते हुए एक्टिंग करते, हमें भी साथ ले चलो। बच्चों, ये सिर्फ एक फनी इंसिडेंट नहीं है, इससे हमें पता चलता है बचपन कितना सिंपल और इनोसेंट था। एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं होता, कल्पना, इमेजिनेशन होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और लता जी बताती है, ये सब एक्टिंग छुप के होती थी। क्यों? क्योंकि बाबा को फिल्मों का ज्यादा शौक नहीं था, वो सिर्फ धार्मिक और देशभक्ति वाली फिल्में देखते थे। अगर उन्हें पता चल जाता तो सबकी क्लास लग जाती। यानी डिसिप्लिन घर के हर छोटे काम में था। और अब इंटरव्यूअर का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। इंटरव्यूअर एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, अगर आपको किसी फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता तो आप कौन सी फिल्म में काम करना पसंद करती? बच्चों, आज अगर किसी सिंगर को एक्टिंग का चांस मिल जाए तो शायद वो तुरंत हाँ बोल दे, लेकिन लता जी का जवाब बिल्कुल अलग था। वो हंसते हुए कहती है, मैं शुरू में फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हूँ। ये सुनकर बहुत बच्चे सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि हम सब लता मंगेशकर को सिंगर के रूप में ही जानते हैं। लेकिन सच ये है, करियर की शुरुआत में उन्होंने लगभग 6-7 फिल्मों में एक्टिंग की थी। लता जी कहती है, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे कैमरा के सामने खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मुझे लोगों के सामने एक्टिंग करना भी अच्छा नहीं लगता था। सोचो बच्चों, एक तरफ ग्लैमरस लाइट हीरोइन वाली दुनिया और दूसरी तरफ एक लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी। यही डिफरेंस होता है पैशन और फेम में। लता जी को फेम नहीं, म्यूजिक से प्यार था। बच्चों, आज बहुत लोग करियर पैसों के हिसाब से चूज करते हैं, लेकिन लता जी ने करियर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज किया, इसीलिए वो दुनिया की ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर बनी। लेसन क्या मिलता है? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जो काम दिल को खुशी दे वही असली करियर होता है। लता जी कहती है, वैसे तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसमें मैंने खुद जाकर रिक्वेस्ट की। फिल्म का नाम था छत्रपति शिवाजी। अब इंटरव्यूअर भी हैरान हो गए, आखिर क्यों? लता जी बताती है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टर भलजी पेंदाकर जी से कहा, बाबा इस फिल्म के लास्ट सॉन्ग में मुझे सिर्फ 2 लाइन गा लेने दीजिए। बच्चों ध्यान देना, उन्होंने रोल नहीं मांगा, हीरोइन बनना नहीं चाहा, सिर्फ 2 लाइन गाने की परमिशन मांगी। ये उनके देशभक्ति और शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अब इंटरव्यूअर करियर की बात करते हैं। वो पूछते हैं, उस जमाने में काम करना कितना डिफिकल्ट था? बच्चों, अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल पार्ट शुरू होता है। लता जी कहती है, मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी सिचुएशन अच्छी है या बुरी, मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पे रहता था, काम। ये लाइन बहुत पावरफुल है। आज हम लोग पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर काम करते हैं। लता जी पहले काम करती है, प्रॉब्लम बाद में देखती थी। वो बताती है, सुबह रिकॉर्डिंग, फिर दूसरे स्टूडियो, फिर तीसरे स्टूडियो, पूरा दिन एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते भागते ही निकल जाता था। बच्चों सोचो, ना एसी, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ना ऑटो ट्यून, ना कंप्यूटर एडिटिंग, सब कुछ लाइव होता था। एक छोटी सी गलती और पूरा गाना फिर से। लेकिन लता जी ने कभी कंप्लेन नहीं करी। इंटरव्यूअर पूछते हैं,
थकावट नहीं होती थी? लता जी इनडायरेक्टली जवाब देती है, मुझे रिकॉर्डिंग की तकलीफ से ज्यादा इस बात की चिंता होती थी कल कितने गाने रिकॉर्ड करने हैं। बच्चों, ये लाइन सक्सेस का फॉर्मूला है। एवरेज लोग काम करते वक्त क्लॉक देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फिर वो एक बहुत इमोशनल बात बोलती है, मुझे सिर्फ ये सोचना होता था मैं अपने परिवार के लिए और ज्यादा कैसे कर सकती हूँ। यहाँ बच्चों, लता जी अपने लिए काम नहीं कर रही थी, वो फैमिली के लिए काम कर रही थी। इस वजह से उनकी मेहनत में सेल्फिशनेस नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ हिंदी का लेसन नहीं है, ये बताता है कि लाइफ में कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो एक्सक्यूज नहीं, कमिटमेंट चाहिए। लता जी ने कभी ये नहीं कहा मैं थक गई हूँ। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, मुझे अपना फर्ज निभाना है। इसलिए उन्हें दुनिया सिर्फ सिंगर नहीं, लेजेंड कहती है। अब इंटरव्यूअर थोड़ा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, सोचिए अगर AR रहमान, जतिन ललित या शंकर एहसान रॉय आपके करियर के शुरुआती दौर में होते तो आपके गाने कैसे होते? बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लता जी का आंसर भी उतना ही मैच्योर है। वो किसी को कंपेयर नहीं करती, ना पुराने म्यूजिक को बड़ा बताती है, ना नए म्यूजिक को छोटा, बल्कि एक बहुत बैलेंस बात कहती है। वो हंसते हुए बोलती है, ये कहना मुश्किल है, हर जमाने का अपना म्यूजिक होता है। फिर वो बताती है, उस जमाने में रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी। एग्जाम्पल के लिए उनका फेमस गाना आएगा आने वाला, रिकॉर्डिंग करते वक्त उन्हें माइक्रोफोन से बहुत दूर से चल के आना पड़ता था ताकि आवाज में नेचुरल एको का इफेक्ट आए। आज ये काम कंप्यूटर से हो जाता है, लेकिन उस समय आर्टिस्ट को ही इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। बच्चों, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी आर्टिस्ट की हेल्प करती है, उस जमाने में आर्टिस्ट को टेक्नोलॉजी की कमी को अपने मेहनत से पूरा करना पड़ता था। इसलिए पुराने सिंगर की प्रैक्टिस और परफेक्शन इतनी जबरदस्त होती थी। अब इंटरव्यूअर अपना अगला सवाल पूछते हैं और वो नोटिस करते हैं कि लता जी लगभग हमेशा सफेद साड़ी ही पहनती है। अब वो क्वेश्चन करते हैं, दीदी आप हमेशा सफेद साड़ी ही क्यों पहनती हो? क्या आपको कलर नहीं पसंद? लता जी मुस्कुराती है और कहती है, मैं पहले होली भी खेलती थी। ये सुनकर इंटरव्यूअर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था शायद लता जी को कलर नहीं पसंद, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो बताती है, जब बाबा जिंदा थे तब हम सब मिलकर होली मनाते थे, रंग लगाते थे, पानी से भीगते थे, पूरा दिन मस्ती करते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मैंने होली खेलना छोड़ दिया। बच्चों ध्यान देना, लता जी ये नहीं कह रही कि होली गलत है, वो सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस बता रही है। यानी हर इंसान का नेचर अलग होता है, किसी को शोर पसंद होता है, किसी को शांति, और लता जी को सिंपल लाइफ पसंद थी। इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी भी उनके कपड़ों की तरह बहुत सिंपल थी। अब लता जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है, हमारे महाराष्ट्र में होली थोड़े अलग तरीके से मनाई जाती थी। सबसे पहले होलिका दहन होता था, उसमें नारियल चढ़ाया जाता था, प्रसाद चढ़ाया जाता था। फिर अगले दिन जो होलिका की राख बची होती थी, उस राख को एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता था और इसे कहा जाता था गड़बड़। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि गड़बड़ क्या होता है, तो आप काफी अच्छे तरीके से बता सकते हो कि गड़बड़ क्या होता है। फिर लता जी बताती है, हमारे यहाँ होली के तुरंत बाद रंग नहीं खेला जाता था। 5 दिन बाद रंग पंचमी के दिन माँ और बाबा सब बच्चों के ऊपर केसर मिला हुआ पानी छिड़कते थे। फिर माँ भगवान को प्रसाद चढ़ाती थी और घर के सभी मेंबर की आरती करती थी। बच्चों सोचो कितना प्यारा एटमॉस्फेयर था, ना डीजे, ना केमिकल कलर, ना लाउड म्यूजिक, सिर्फ फैमिली, भक्ति और प्यार। यहाँ राइटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। फेस्टिवल का मतलब सिर्फ डांस और सेलिब्रेशन नहीं होता। फेस्टिवल का मतलब है फैमिली को साथ लाना, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना और अपनी कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना। अब इंटरव्यूअर सोचते हैं, अगर होली इतनी सिंपल होती थी तो सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा था? लता जी कहती है, हमारे घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था दशहरा, दिवाली और नवरात्रि। अब लता जी महाराष्ट्र के एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन एक्सप्लेन करती हैं, गुड़ी पड़वा। बच्चों ये सिर्फ फेस्टिवल का नाम याद मत करना, इसका मीनिंग भी समझना। लता जी बताती है, घर के बाहर एक गुड़ी लगाई जाती है,
उस पर बतासों की माला लगाई जाती है, कलश स्थापित किया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले उस गोडी को उतार दिया जाता है। फिर उसका प्रसाद सब लोग मिलकर खाते हैं। अब लता जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है, महाराष्ट्र में माना जाता है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आए, तब लोगों ने इस तरह गुदी लगाकर उनका स्वागत किया। इसी याद में आज भी गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ लता मंगेशकर के बारे में नहीं है, ये इंडिया के कल्चर डाइवर्सिटी को भी सिखाता है। हर स्टेट के फेस्टिवल अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्पस एक ही होता है, खुशियाँ बांटना, भगवान का ध्यान करना और फैमिली को जोड़ कर रखना। अब लता जी एक इंसिडेंट बताती हैं, जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। वो कहती है, जब मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में नई आई थी, तब मैंने एक ट्रेडिशन बनाया था। हर दिवाली की सुबह मैं बहुत जल्दी उठती थी, नहाकर तैयार होती थी और म्यूजिक डायरेक्टर के घर मिठाई लेकर जाती थी। बच्चों सोचो, आज के टाइम में सक्सेस मिलते ही सीनियर को भूल जाते हैं, लेकिन लता जी सक्सेस के बाद भी सबके घर जाकर खुद मिठाई देती थी। एक बार सुबह सिर्फ 5:30 बजे लता जी नुसरत साहब के घर पहुंच गई। डोरबेल बजाई, नुसरत साहब ने डोर खोला। वो घबरा कर बोले, लता भाई सब ठीक है ना? इतनी सुबह सुबह? लता जी हंसकर बोली, नहीं, आज दिवाली है, मैं आपको मिठाई देने आई हूँ। नुसरत साहब मुस्कुरा दिए। वो बोले, लता तुम हमें मिठाई खिला रही हो? असल में तो हमें तुम्हें मिठाई खिलाना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी धुनों में अपनी आवाज की मिठास भर दी है। बच्चों, ये इंसिडेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें 3 वैल्यू छुपी हुई है, रिस्पेक्ट फॉर टीचर, ग्रेटिट्यूड और ह्यूमैनिटी। अब इंटरव्यूअर और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इंटरव्यूअर पूछते हैं, महाराष्ट्र में शादियों में कौन से गीत गाए जाते हैं? लता जी कहती है, हमारे यहाँ बहुत एक सुंदर परंपरा है। जब किसी घर में नई बहू आती है, तब एक विशेष पूजा होती है, जिसे मंगलागौर कहा जाता है। बच्चों, ये नाम याद रखना, मंगलागौर महाराष्ट्र की एक पारंपरिक रस्म है। इस दिन आसपास की सभी महिलाएं घर में आती है, लोग गीत गाती हैं, डांस करती हैं और बहुत खुशी का माहौल होता है। ध्यान देना बच्चों, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये सोशल बॉन्डिंग थी। आज हम व्हाट्सएप पर सेलिब्रेशन भेज देते हैं, उस जमाने में लोग घर आकर गाने गाते थे, नाचते थे और रिश्तों को मजबूत बनाते थे। इसी को कल्चर कहते हैं। लता जी फिर थोड़ा इमोशनल होके कहती हैं, आज धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होती जा रही है। बच्चों, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑथर हमें इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी परंपरा कम होती जा रही है। अब इंटरव्यूअर म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ वापस आते हैं। वो पूछते हैं, दीदी कोरस सिंगर के साथ आपके रिलेशन कैसे थे? बच्चों, ये क्वेश्चन लता जी के असली ग्रेटनेस को दिखाता है। सबसे पहले समझते हैं कोरस सिंगर का मतलब क्या होता है। जब किसी गाने में मेन सिंगर के पीछे कई लोग मिलकर गाते हैं, उन्हें कोरस सिंगर कहते हैं। नॉर्मली लोग सिर्फ मेन सिंगर को याद रखते हैं, लेकिन गाना सुंदर बनाने में कोरस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लता जी कहती हैं, हम सब एक ही फैमिली की तरह हैं। सोचिए, वर्ल्ड फेमस सिंगर, और वो कह रही है, सब मेरे घर वाले जैसे हैं। उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, कभी ये नहीं कहा मैं स्टार हूँ, तुम सिर्फ कोरस हो, बल्कि वो सबके साथ एक ही तरह पेश आती थी। लता जी बताती हैं, उस जमाने में स्टूडियो में इतनी कुर्सियां भी नहीं होती थी, सब लोग जमीन पर बैठ जाते थे और मैं भी उनके साथ जमीन पर ही बैठ जाती थी। बच्चों, ये इंसिडेंट बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसी से पता चलता है इंसान कितना बड़ा है। चेयर पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, अपने कैरेक्टर से बड़ा होता है। लता जी चाहती तो अलग रूम में बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया। इसी वजह से सब उनसे प्यार करते थे। और एक अमेजिंग बात, लता जी सिर्फ ये नहीं कहती कि सब अच्छे थे, वो उनके नाम भी लेती हैं, कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन, रेखा, और कहती है ये सब बहुत प्यारी लड़कियां थी, बहुत सुर में गाती थी। बच्चों सोचो, जिस इंसान ने हजारों सिंगर्स के साथ काम किया हो, उसे कोरस सिंगर का नाम भी याद है। ये क्या दिखाता है? रिस्पेक्ट,
ग्रेटिट्यूड, ह्यूमन वैल्यू। लता जी बताती हैं, पहले मेन सिंगर, मेल सिंगर और कोरस सब एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे। एक ही माइक, एक ही टेक, और एक भी इंसान गलती कर दे तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करते थे। सोचो कितनी प्रैक्टिस होती होगी, कितना डिसिप्लिन होता होगा। आज कंप्यूटर गलती ठीक कर देता है, उस वक्त आर्टिस्ट को ही परफेक्ट होना पड़ता था। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, सक्सेस कभी अकेले नहीं आता, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, टीम और कभी कभी वो लोग भी जिनका नाम दुनिया कभी नहीं जानती। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना। अब इंटरव्यूअर एक ऐसे मोड पर आते हैं जहां बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं, म्यूजिक की आत्मा की होने वाली है। इंटरव्यूअर एक बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, दीदी पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि तानसेन ने दीपक राग गाया तो दिए जलने लगे और मेघ राग गाया तो बारिश हो गई, क्या आप इस बात पर भरोसा करती हो? बच्चों, ये सवाल सिर्फ लता जी से नहीं पूछा गया, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो म्यूजिक से प्यार करता है। क्या सच में म्यूजिक में इतनी पावर हो सकती है? अगर आज कोई सेलिब्रिटी होता तो शायद सीधा बोल देता हाँ या नहीं, लेकिन लता मंगेशकर का जवाब देखना, इससे उनकी मैच्योरिटी दिखाई देती है। वो कहती हैं, मैं ये नहीं कह सकती सच में दिए जलते थे या नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। बच्चों ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो बिना प्रूफ के किसी बात को सच नहीं बोलती, लेकिन वो उस कहानी का मजाक भी नहीं उड़ाती। यही होती है एक मैच्योर इंसान की सोच, ना अंधविश्वास, ना अहंकार, सिर्फ सच्चाई। लता जी आगे कहती हैं, मैं इतना जरूर मानती हूँ कि संगीत में अपार शक्ति होती है। बच्चों, ये चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। वो कहती है, म्यूजिक कभी कभी ऐसा अनुभव कराता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, यानी म्यूजिक सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब हम बहुत दुखी होते हैं और कोई इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो एनर्जी आ जाती है। सॉन्ग वही है लेकिन इफेक्ट अलग है। इसी को लता जी म्यूजिक की शक्ति कहती है। अब लता जी एक रियल इंसिडेंट सुनाती हैं। वो कहती है, एक दिन मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रवि शंकर जी का कॉन्सर्ट सुन रही थी। बच्चों, ये दोनों भारत के महान क्लासिकल म्यूजिशियन थे। कॉन्सर्ट चल रहा था, सब लोग म्यूजिक में डूबे हुए थे। अली अकबर जी सरोद बजा रहे थे और इतना खूबसूरत बजा रहे थे कि पूरा हॉल शांत था, सब म्यूजिक में खो गए थे। लगभग 1 घंटे बाद अचानक टुन, सौत का तार टूट गया, कॉन्सर्ट रोकना पड़ा। बच्चों सोचो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, लेकिन यहीं से चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल डायलॉग आता है। कॉन्सर्ट के बाद लता जी उनसे मिलने गई और बोली, काश तार नहीं टूटता तो हम और देर तक आपका म्यूजिक सुन पाते। अली अकबर खान जी मुस्कुराए और जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, बहन, जब तार बहुत सुर में लगता है तब टूट जाता है। बच्चों, ये लाइन ये शोध की तार की नहीं, ये डेडिकेशन की लाइन है। इसका मतलब है जब कोई आर्टिस्ट अपनी कला में पूरी ईमानदारी से, पूरी आत्मा से, पूरी शिद्दत से डूब जाता है तो उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट भी उसका प्रेशर महसूस करते हैं। लता जी इसी इंसिडेंट के बाद कहती है, हो सकता है इसी तरह तानसेन भी इतनी शिद्दत से गाते हो कि लोगों को लगता हो जैसे प्रकृति भी उनकी म्यूजिक का जवाब दे रही हो। ये कहानियों का साइंटिफिक प्रूफ देना उनका मकसद नहीं है, बल्कि म्यूजिक की गहराई को समझना है। अब इंटरव्यूअर इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, दीदी आप हर घर में हैं, हर सुबह लोग आपकी आवाज सुनते हैं, ऐसा लगता है आप अमर हैं। बच्चों सोचो ये कितनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर को कहा जा रहा है आप अमर है। लेकिन यहाँ भी देखिए उनकी विनम्रता। वो कहती है, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा गाना अमर हो सकता है, मेरा शरीर नहीं। फिर लता जी मराठी कहावत बोलती, गाँव गेला वाहूं नाव गेला राहूं, और उसका मतलब खुद समझाती है। गांव खत्म हो सकता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसका नाम, उसके अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। बच्चों ये सिर्फ लता मंगेशकर जी की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए मैसेज है। पैसे,
पोजीशन, पावर ये एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की, अपना कैरेक्टर साफ रखा, तो आपका नाम आपके बाद भी जिंदा रहता है। इसलिए लता जी कहती हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने अपने पिता का नाम आगे बढ़ाया। इंटरव्यू का आखिरी में लता जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे अपनी कृपा दी, वैसे ही हर कलाकार और हर अच्छे इंसान पर अपनी कृपा रखना। बच्चों देखो, इंटरव्यू खत्म होते होते भी वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, सबके लिए दुआ करती हैं, और इसी वजह से वो सिर्फ सिंगर नहीं, एक महान व्यक्ति बन जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, हमने एक महान व्यक्ति की पूरी लाइफ से बहुत कुछ सीखा। अगर आज की क्लास से आपने अपनी लाइफ में एक भी वैल्यू को अप्लाई किया, तो समझ जाना ये चैप्टर सफल हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना, मैं अपनी लाइफ में स्वाभिमान और मेहनत को कभी नहीं छोड़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड बाय।